हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर हमारे बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर फर्स्ट की यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को हम हिंदी में अंतर्प्रदिवी जालिका बोलते हैं। यह कोशिका का एक कोशिकांग है। अंतर्प्रदिवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होती है? यह साइटोप्लाज्म में यानी सेल के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल्स और कैविटीज़ का एक नेटवर्क है, और इस नेटवर्क को हम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। सर्वप्रथम गार्नियर ने 1897 में इन्हें ऑब्जर्व किया था और इनको अर्गेस्टोप्लाज्म नाम दिया। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का नाम पोर्टर द्वारा दिया गया और इसकी खोज का श्रेय भी पोर्टर को ही जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम शुरू करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट सिस्टर्नी है, दूसरा पार्ट वेसिकल है यानी आशय, और तीसरा पार्ट ट्यूब्यूल्स है। सिस्टर्नी को हिंदी में सिस्टर्नी ही बोलेंगे, बट वेसिकल्स को हम आशय बोलेंगे हिंदी में। एंड लास्ट वन इज द थर्ड पार्ट इज ट्यूब्यूल। हम इनका डायग्राम देख लेते हैं कि सिस्टर्नी कैसी होंगी। जो हम इधर डायग्राम देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, जो लंबी चपटी जो संरचना नज़र आ रही है, ये अशाखित भी होंगी और स्टैक्स के रूप में रहेंगी यानी गड्डियों के रूप में रहेंगी। इनको हम सिस्टर्नी बोलेंगे। दूसरा जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का पार्ट था, दैट इज़ वेसिकल्स यानी आशय। ये हम देख रहे हैं कि ये अंडाकार है और झिल्ली से परिबद्ध संरचना है यानी झिल्ली से बाउंड संरचना होंगी। तीसरा जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का पार्ट है, दिस इज़ ट्यूब्यूल्स। यह अनियमित होते हैं, यानी हम देख रहे हैं इस डायग्राम को, जो राइट में डायग्राम है ट्यूब्यूल्स का, ये इरेगुलर दिख रहा है आपको। ये अनियमित होंगी और अधिकांशतः ये शाखित नलिकाएं होंगी जो कि झिल्ली से आबद्ध होंगी यानी झिल्ली इनके चारों ओर पाई जाएंगी। ट्यूब्यूल्स मुक्त भी हो सकती हैं और सिस्टर्नी के साथ में जुड़ी हुई भी पाई जा सकती हैं। हमने यहाँ इस सिस्टर्नी को एक सिस्टर्नी साइड में दिखाया है, वन सिस्टर्नी, और अगर इसका स्टैक हो यानी ये गड्डी के रूप में पाई जाएंगी इस तरीके से, एक के ऊपर एक सिस्टर्नी पाई जा सकती हैं। सेकंड, ये डायग्राम गोल जो है वो वेसिकल का है, और जो थर्ड वाला डायग्राम है जो इरेगुलर शाखित नलिकाएं नज़र आ रही है, ये ट्यूब्यूल्स की हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की संरचना गोल्जी काय के समान होती है, परंतु सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और जो वेसिकल्स हैं ये कोशिका द्रव्य में पृथक पृथक रहते हैं। ये गोल्जी काय की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते यानी समूह में नहीं रहते, जिस प्रकार की गोल्जी बॉडी में ये तीनों संरचनाएं संयुक्त रूप से रहती हैं, मतलब एक कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। गोल्जी काय किसी निश्चित स्थल पर स्थित कोशिकांग होता है, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कोशिका द्रव्यों में विस्तृत रूप से डिस्ट्रीब्यूट या वितरित रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को झिल्लियों का तंत्र भी कहा जाता है, मीन्स इनको सिस्टम ऑफ द मेम्ब्रेन्स कहेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम 2 टाइप की होती हैं। पहली है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और दूसरी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अभी हम इनको डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से राइबोसोम्स जुड़े रहते हैं। इसके लिए इनकी सरफेस पे, इनकी सतह पर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की सतह पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। वह एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका नाम है राइबोफोरिन फर्स्ट एंड राइबोफोरिन सेकंड। इन प्रोटीन की सहायता से ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ATS टाइप के राइबोसोम की बड़ी उप इकाई से
जॉइंट रहते हैं, बंधे रहते हैं। इस प्रकार के कोई भी प्रोटीन, राइबोफ्लोरिन्स की तरह के प्रोटीन्स और राइबोसोम्स स्मूथ ईआर यानी चिकनी अंतर्प्रदेवी जालिका से अटैच या बाउंड नहीं पाए जाते। यहाँ पर राइबोसोम एब्सेंट रहते हैं, इसीलिए इस एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का नाम चिकनी अंतर्प्रदेवी जालिका रखा गया। सेकंड जो इन दोनों में डिफरेंस है, रफ जो ईआर है ये अधिक स्थायी संरचना है, स्टेबल होती है, जबकि स्मूथ ईआर कम स्टेबल है, कम स्थायी संरचना होती है। थर्ड जो डिफरेंस है इन दोनों में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने अभी पढ़ा कि राइबोसोम इनके ऊपर पाए जाते हैं, इनकी सरफेस पे राइबोसोम पाए जाते हैं, और हम जानते हैं कि राइबोसोम इज़ अ फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स इन द सेल। राइबोसोम प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री होती है सेल में, और जो अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से जुड़ी हुई है, इसका मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी कहीं न कहीं प्रोटीन संश्लेषण में सहायता ज़रूर करेंगे। यानी प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में इस टाइप की अंतर्प्रदेवी जालिका अधिक संख्या में पाई जाएंगी। जैसे लीवर की सेल है यानी हिपेटिक सेल है, अग्नाशय की कोशिकाएं हैं यानी पैनक्रियाज, ग्लोबेट सेल्स हैं, इन सभी में जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा अंगेज्ड सेल्स होती हैं, इनमें इस टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बहुत अधिक संख्या में देखने को मिलती हैं। जबकि जो कोशिकाएं ग्लाइकोजन व लिपिड उपापचय से संबंधित होती हैं, उनमें चिकनी ईआर अधिक संख्या में देखी जाती हैं। जैसे एड्रिनल कॉर्टेक्स की सेल्स हैं, एडिपोज टिश्यू हैं और पेशियां हैं। इनमें ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होता है, लिपिड का मेटाबॉलिज्म भी होता है, इसलिए इनकी सेल्स के अंदर हमें चिकनी अंतर्प्रदेवी जालिका अधिक मात्रा में दिखेंगी। चौथा जो डिफरेंस है इन दोनों में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में मोस्टली सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स अधिक दिखाई देंगे, जबकि जो चिकनी अंतर्प्रदेवी जालिका हैं यह ट्यूब्यूल्स से निर्मित होती है। मोस्टली इनमें ट्यूब्यूल्स पाए जाएंगे। जो तीसरा पार्ट था एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का वो अधिक पाया जाएगा। हम एक डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस है ऊपर, और न्यूक्लियस की जो केंद्रक झिल्ली दिखाई दे रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके जस्ट नीचे जो हम डायग्राम देख रहे हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का है। और इन दो टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को भी देख लेते हैं। जो लेफ्ट में है वो रफ ईआर है और जो राइट में है वो स्मूथ ईआर है। रफ ईआर में हम देख रहे हैं कि इनकी सरफेस पे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स राइबोसोम्स हैं। इसकी वजह से इनकी जो सतह है वो खुरदरी हो जाती है, इसलिए हम इनको खुरदरी ईआर भी बोलते हैं। और जो राइट साइड के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, इसमें राइबोसोम एब्सेंट होने के कारण इनकी जो सरफेस है वो स्मूथ दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी अंतर्प्रदेवी जालिका के कार्य। पहला कार्य है मैकेनिकल सपोर्ट यानी यांत्रिक आधार। माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के साथ में यह एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी कोशिका को अंतःकंकाल बनाने में सपोर्ट करती है, या फिर ये कह सकते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ये तीनों ही कोशिका का अंतःकंकाल यानी साइटोस्केलेटन बनाते हैं। सेकंड है इंट्रासेलुलर एक्सचेंज मीन्स अंतः कोशिकीय विनिमय। कोशिका के अंदर एक्सचेंज होना मटेरियल का या विनिमय होना, तो किस प्रकार करती हैं ये ईआर, इस प्रकार विनिमय। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम अंदर कोशिका के अंदर अंतः कोशिकीय संवहन तंत्र बनाती हैं। कोशिका द्रव्यों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदार्थों का परिवहन ओनली एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के माध्यम से ही होता है। थर्ड जो
फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का, वो है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस अभी हमने पढ़ा कि रफ जो ईआर है वो प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली सेल्स में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक हैं। स्मूथ ईआर लिपिड संश्लेषण में सहायक हैं, जिस प्रकार की ऊपर वाला पॉइंट था। 5th पॉइंट है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज मुक्त करना, यानी रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ग्लाइकोजन को विखंडित करने में भूमिका निभाती है, यानी ग्लाइकोजिनोलाइसिस में भूमिका निभाती है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मीन्स ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना, या हम यूँ कह सकते हैं कि ग्लाइकोजन का टूटना, ग्लाइकोजन का लाइसिस होना। ग्लाइकोजन के निर्माण के लिए ग्लूकोज का बहुलीकरण संभवतः साइटोसोल में होता है, न कि चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की वॉल में। नेक्स्ट जो पॉइंट है सेलुलर मेटाबॉलिज्म, यानी कोशिकीय उपापचय। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की जो मेम्ब्रेन्स है यानी झिल्लियाँ हैं, ये कोशिका द्रव्यों में उपापचय क्रियाओं के लिए एक विस्तृत सरफेस या सतह प्रदान करती हैं। नेक्स्ट फंक्शन केंद्रक झिल्ली के निर्माण से संबंधित है। मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डन बाय एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। केंद्रीय झिल्ली के विखंडन केंद्रीय झिल्ली के विखंडित वेसिकल्स व एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के घटक गुणसूत्र के चारों ओर व्यवस्थित होकर कोशिका द्रव्य के विभाजन के दौरान नवीन केंद्रीय झिल्ली का निर्माण करते हैं। 8 जो पॉइंट हैं वो लाइसोसोम और गोल्गी बॉडी व सूक्ष्म कायों के निर्माण से संबंधित है। मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ग्लाइसोसोम के निर्माण में, गोल्गी इकाई के निर्माण में और सूक्ष्म कायों यानी माइक्रोबॉडीज के निर्माण में सहायक हैं। अगला जो उनका कार्य है डिटॉक्सिफिकेशन से रिलेटेड है। मीन्स अंतःपर्देवी जालिका जो चिकनी वाली हैं, ये ड्रग्स और कोई पॉल्यूटेंट हो यानी प्रदूषक हो व स्टेरॉयड के आविशीकरण से संबंधित रहती है, यानी इनके विष को कैंसिल आउट करती है, इनको डिटॉक्सिफाई करती है, इनके टॉक्सिक मटेरियल को कन्वर्ट करती हैं। द लास्ट function of this endoplasmic reticulum is formation of visual pigment from ascorbic acid and vitamin A। means एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन ए से दृश्य वर्णकों के संश्लेषण का कार्य करती हैं। यह कार्य चिकनी अंतःपर्देवी जालिका द्वारा होता है। तो आज हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। Thank you very much. See you in next lecture.